स्वागत है आप सभी का पूरी पाठशाला में, जहां चल रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर जीके जीएस क्विज सीरीज। जहां हम 15 मिनट में 50 प्लस प्रश्न देखेंगे जो आपके आगामी आरआरबी, एएलपी, आरपीएफ, एसआई और एसएससी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो यहाँ हम शुरुआत में कुछ प्रश्न साइंस से लेंगे, उसके बाद जीके के प्रश्न होंगे। तो इसी क्रम का आज पहला प्रश्न देखते हैं। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक कौन सा है? तो स्टार्च पत्तियों में पाया जाता है, तो उसका परीक्षण करने के लिए कौन सा अभिकर्मक यूज़ होता है? आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन का यूज़ किया जाता है स्टार्च में पत्तियों की अनुपस्थिति के बारे में पता लगाने के लिए। और ये टीसीएस द्वारा 2022 में पूछा गया प्रश्न था, आपके आगामी एग्जाम में भी आ सकता है। दालें किसका अच्छा स्रोत है? देखिए एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी तीनों में पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आसान भी है। तो दालें किसका है? प्रोटीन का सोर्स है। जो कि वेजिटेरियन होते हैं, मांस मछली नहीं खाते हैं, तो वो दालें यानी पल्सेस पे निर्भर करते हैं प्रोटीन के लिए। मानव सम्मेलन 1972 कहाँ पे आयोजित किया गया था? पूछा जा रहा है। तो क्या है? ह्यूमन इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस है जो 1972 होता है। कहाँ होता है? स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में आपने सुना होगा, ये उसी के बारे में बोला जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में आयोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट था, इन्वायरमेंट का प्रश्न था। और इन्वायरमेंट से भी अभी 5 से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके आरआरबी एएलपी में, क्योंकि सिलेबस में दे दिया गया है। बी कॉम्प्लेक्स समूह में एक विटामिन नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? पहले समझ लें कि नियासिन किस विटामिन को कहते हैं, क्योंकि ये पूछा जाता है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का B3 जो है, इसे नियासिन बोला जाता है। विटामिन B3 किस में पाया जाता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो अंडे में, मांस में, उसके बाद जो है आपके जो नट्स होते हैं उसमें ये पाया जाता है। मछली में भी ये विटामिन पाया जाता है प्रचुरता में। तो उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा रोग होता है विटामिन B3 या नियासिन की कमी से। और पेलाग्रा रोग में क्या होता है? तो ये स्किन की बीमारी है, चर्म रोग का कारण बनता है पेलाग्रा। सारा का सारा पॉइंट पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, मैंने जो भी बताया है, तो ये सारा का सारा आपको ध्यान देना है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। डॉग फिश का निवास कौन सा है? तो डॉग फिश जो है सागर में यानी समुद्र में पाई जाती है। ये जो है सार्क की एक वेराइटी है। डॉग फिश जो है काफ़ी तेज स्विम करती है, इसलिए इसे डॉग फिश भी कहते हैं। मधुमेह मिलेट्स किस हार्मोन के संश्लेषण की कमी के कारण होता है? सिंपल सा प्रश्न है। मधुमेह यानी डायबिटीज किसके कारण होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है। एक और प्रश्न पूछा जाता है, इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो ये अग्नाशय से निकलता है, ये भी आपको याद रखना है। इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं कि ये पेनक्रियाज से निकलता है, तो ये भी आपने याद रखना है, पेनक्रियाज। कभी कभी पेनक्रियाज हिंदी में भी लिख के देता है, तो आपको दोनों ध्यान में रखना है, अग्नाशय और पेनक्रियाज से इंसुलिन निकलता है। अच्छा, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बेटिंग एवं बेस्ट ने की थी। बेटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी, ये भी आप याद रखेंगे। और मधुमेह की खोज भी इन्होंने ही की थी। 3 से 4 वर्ष के बच्चे के दूध के दांत में क्या शामिल नहीं है? पूछा गया प्रश्न है टीसीएस द्वारा। तो क्या शामिल नहीं है, देखिए पहले देखते हैं क्या क्या शामिल है। तो कृंतक शामिल है, रदनक शामिल है, अग्रचोर्णक शामिल है। तो ये सारे के सारे आगे के दांत हैं। और ये जो दाढ़ दांत है, इसे मोलर बोला जाता है। अगर आपका ऑप्शन में मोलर हो तो ये भी आप समझ सकते हैं, मोलर्स। और ये किस लिए यूज़ होता है? ये चबाने के लिए यूज़ होता है। देखो बच्चों को चबाने की जरूरत पड़ती नहीं है, तो मोलर उनके पास नहीं होता है। आगे के दांत होते हैं कृंतक, रदनक एवं अग्रचूर्णक। देखिए नाम से ही आप समझ सकते हैं, आगे वाले दांत। जबकि पीछे के दांत होते नहीं, क्योंकि बच्चे जो है दूध पे रहते हैं। क्या जड़ परजीवी है? परजीवी जड़ के बारे में पूछ रहा है। पैरासाइट जड़ कौन सा है जो दूसरे पौधों के जड़ों पे निर्भर करता है अपना भोजन के लिए? तो संतालुम जो है, संतालुम, ये एक पैरासाइट जड़ है। 2022 में एसएससी द्वारा पूछा गया प्रश्न था। पेनिसिलिन की खोज किसने की? कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे लोग इसमें, तो आपको याद रखना है कि पॉ के बाद फो आता है। तो पेनिसिलिन की किसने खोज की? फ्लेमिंग ने की। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। पॉ के बाद फो आ रहा है। अगला देखिए क्या पूछ रहा है। हेम्योपैथिक के संस्थापक कौन है? तो इसके नाम में ही इसके संस्थापक का नाम छुपा हुआ है, हेम्योपैथिक, हैनीमैन। हेम्योपैथिक की खोज किसने की? हैनीमैन में। और एलोपैथिक के जगह हेम्योपैथिक जो है, एलोपैथिक की जगह लेने के लिए इसने इसकी खोज की थी सब्स्टिट्यूट मेडिसिन के रूप में। अच्छा, कब की थी? तो 1796 में हेम्योपैथिक जो है अस्तित्व में आता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, जीके के हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी के प्रश्न जो आपके आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पूछ रहा है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? बड़ा ही आसान प्रश्न है, कर्नाटक में स्थित है नागरहोल
राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन इससे एक रोचक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था राजीव गांधी नेशनल पार्क। आपने सुना होगा राजीव गांधी नेशनल पार्क। और पहले इसे राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम बदल के नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किया जाता है। और ये मैसूर जिले में स्थित है, कर्नाटक के मैसूर जिले में। अच्छा, ये कब बनता है? तो 1999 में ये 37वां नेशनल पार्क बनाया जाता है और ये एक टाइगर रिजर्व है। 37वां टाइगर रिजर्व है नागरहोल। तो भारत पूछा जाएगा नागरहोल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है टाइगर रिजर्व से। कहाँ पे है? कर्नाटक में मैसूर जिले में स्थित है और इसी का पहला नाम था राजीव गांधी नेशनल पार्क। सिकंदरा मुगल बादशाह की अंतिम विश्राम स्थली है। देखिए प्रश्न को घुमा के पूछा गया है, CHSL में आया गया प्रश्न था। तो पूछ रहा है सिकंदरा किस मुगल बादशाह की अंतिम विश्राम स्थली है, यानी कि किस मुगल बादशाह का जो है आपको वहाँ पे टॉम मिल जाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो किसकी है? अकबर की है। अकबर का जो है वहाँ पे आपको कब्र मिल जाएगी, सिकंदरा में बनाया गया था। और कब बनाया गया था? 1605 से 1613 में अकबर के द्वारा बनाया गया था। और अपने लास्ट समय में अकबर जो है सिकंदरा में समय बिताते हैं। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि सिकंदरा कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है कि यह आगरा के पास ही स्थित है सिकंदरा, जहाँ पे अकबर को दफनाया गया था। भारत के संविधान का भाग 17वां अनुच्छेद 343 से के राजभाषा से संबंधित है। तो भाग 17वां जो है और अनुच्छेद 343 से कितना तक? 351 तक। अनुच्छेद 343 से 351 तक ये लिख लीजिए आप अच्छे से दिमाग में, क्योंकि बार बार इससे प्रश्न पूछा जाता है। का संबंध किससे है? राजभाषा। राजभाषा कौन सी है? तो हिंदी है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है। और लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। इसे इसका भी इसमें वर्णन किया गया है, उसमें इसको डाला गया है। तो ये आप याद रखिएगा। और भारत का 8वीं अनुसूची जो है उसमें इसका वर्णन मिलता है। और 8वीं अनुसूची से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि अभी इसमें कितनी भाषा है? तो कुल 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है 8वीं अनुसूची में। तो इसको भी 8वीं अनुसूची में जगह दी गई है। और 343 से 351 तक में इसका वर्णन है। अब भाग 17 है। सारे के सारे पॉइंट को याद रखिएगा, सारा का सारा इंपॉर्टेंट था। अब देखिए 2011 की जनगणना जो हुई थी उसमें पूछ रहा है कि ये कौन सी भी जनगणना थी? तो ये 7वीं जनगणना थी, 2011 की जनगणना था। और अभी जो जनगणना हो रही है वो कौन सी हो जाएगी? 8वीं हो जाएगी। तो आपने दोनों याद रखना है, 2011 वाली और अभी वाली जो है वो 8वीं जनगणना हो रही है। अब देखिए किताब से प्रश्न है, बुक से एंड ऑथर से है कि अनफिनिश्ड ए मेमोयर पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन लिखता है इसे? प्रियंका चोपड़ा जोन्स। प्रियंका चोपड़ा की शादी के बाद जोन्स टाइटल लग जाता है, तो प्रियंका चोपड़ा जोन्स अनफिनिश्ड ए मेमोयर पुस्तक लिखती हैं। प्रियंका चोपड़ा अभी USA में रहती हैं। और प्रियंका चोपड़ा से एक और प्रश्न आता है कि यूनिसेफ की जो है गुडविल एम्बेसडर कौन सी है इनमें से? तो वो भी प्रियंका चोपड़ा हो जाएंगी। एक शिफ्ट में ये भी पूछा गया था, तो आपने ये भी ध्यान रखना है। कौन सा लोग में भू राजस्व एकत्र करने के लिए अंग्रेज द्वारा नियुक्त मध्यस्थ नहीं था? तो देखिए आपने जमींदारी का नाम सुना होगा, महालवाड़ी का भी सुना होगा, रैयतवाड़ी का भी सुना होगा। तो ये अंग्रेजों द्वारा चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? कि भू राजस्व यानी कि टैक्स जो है, लैंड टैक्स जमा करने के लिए किया जाता था। यहीं कुमारा मात्य जो है ये नहीं था। कुमारा मात्य कोई टैक्स का फॉर्म नहीं था अंग्रेजों के समय। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य के बारे में पूछा जा रहा है। दक्षिण मालाबार कौन सा एरिया है? भारत का एक रफ मैप अगर बनाया जाए तो ये जो एरिया है इसे बोला जाता है कोंकण तट, और नीचे का जो एरिया है इसे बोला जाता है मालाबार तट। तो दक्षिण मालाबार आप समझ सकते हैं नीचे का भाग है, जो कि आपके कर्नाटक के आसपास और केरल के आसपास का भाग है। तो इसमें पॉपुलर मालाबार का लोकप्रिय निम्खोटा नृत्य कौन सा है? कुमाटी कल्ली। ये आपने याद रखना है, कुमाटी कल्ली है। 2022 में पूछा गया SSC का प्रश्न था, इंपॉर्टेंट प्रश्न था। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा न्यायिक कार्रवाई के दौरान झूठे सबूत, फॉल्स एविडेंस वाले से सजा से संबंधित है? अगर आप फॉल्स एविडेंस यूज़ करते हैं कानूनी कार्रवाई में तो उसमें कौन सी सज़ा है? आर्टिकल 193 जो है, सेक्शन 193 से इसे सज़ा दी जा सकती है अगर कोई झूठे सबूत पेश करता है न्यायालय में। कौन सा संगीत का एक रूप है जो आमतौर पे सूफीवाद से जुड़ा हुआ है? यानी सूफीवाद से जुड़ा हुआ कौन सा है? तो वो है कव्वाली। जबकि ठुमरी, ख्याल, गज़ल जो है ये भारतीय संगीत नृत्य है, इनका सूफीवाद से संबंध नहीं है। जबकि कव्वाली जो है ये सांस्कृतिक संगीत नहीं है और इसका संबंध है सूफीवाली से, कव्वाली। देखिए क्या पूछ रहा है कि पूर्वोत्तर घाटी और सीमांत समुद्री राष्ट्रीय स्मारक कहाँ पे स्थित है? तो देखिए पूर्वोत्तर घाटी सीमांत समुद्री राष्ट्रीय स्मारक जो है वो है अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में ये स्थित है। ये भी पूछा गया प्रश्न है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अब कुछ वर्तमान भारत से संबंधित प्रश्न लेके चलते हैं। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद जो है NPC के बारे में बोला जा रहा है। NPC क्या है? आपको इंग्लिश में अगर पूछ ले तो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है, कि किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद। और इस मंत्रालय
का जो है ये सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो ये प्रश्न पूछा गया था, तो आपने याद रखना है। और पीयूष गोयल जो है ये भी आप याद रख सकते हैं कि परीक्षा में पूछा जा सकता है। करंट का प्रश्न, पीयूष गोयल को इस मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है, जो कि पहले रेल मिनिस्ट्री भी संभाला करते थे। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने थे, ये पूछा जा रहा है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने थे। इनके ही याद में स्टैचू ऑफ जो है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बनती है गुजरात में, इन्हीं की याद में बनाया जाता है इनकी वर्षगांठ पे। और अक्टूबर 31 यानी 31 अक्टूबर को जो है नेशनल यूनिटी डे भी मनाया जाता है, क्योंकि 31 अक्टूबर को उनका जन्मदिन था। तो उनकी याद में नेशनल यूनिटी डे भी मनाया जाता है, ये भी पूछा जाएगा, तो आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा, ये कब से मनाया जाता है, तो ये 2014 से, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। देखिए, पूछ रहा है भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत में विदेश व्यापार नीति से संबंधित है। फॉरेन ट्रेड से संबंधित कौन सा मंत्रालय है, ये पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा आंसर है, आप समझ पाइएगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। कहीं लोग कंफ्यूज हो जाते हैं विदेश मंत्रालय में, ये नहीं होगा, फॉरेन मिनिस्टर के अंदर नहीं आता है, क्योंकि व्यापार नीति है। तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय बनाएंगे, और जैसा मैंने बताया पीयूष गोयल जो है इस मिनिस्ट्री को हेड करते हैं। मई 2018 में वर्तमान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पास कौन सा मंत्री पद था। तो ये मई 2018 की बात हो रही है, अभी हम 2023 में इनके पास कौन सा पद है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो उस समय था सूचना और प्रसारण मंत्रालय स्मृति ईरानी के बाद में इनसे हटा दिया जाता है। और अभी स्मृति ईरानी जो है महिला है, तो इन्हें महिला और बाल विकास मंत्रालय दिया गया, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो अभी इनका करंट ये है। और क्या हुआ था, इनको साथ ही साथ एक तो एक्स्ट्रा भी दे दिया गया है, कौन सा, अल्पसंख्यक मंत्रालय। अल्पसंख्यक मंत्रालय का भी ये कार्यभार संभालती है, कौन, स्मृति ईरानी। तो ये दोनों ही आपको याद रखना, करंट का प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऐसे भी मंत्रालय से प्रश्न तो आते ही रहते हैं। देखिए, फिर करंट का एक और प्रश्न आया, रक्षा मंत्री कौन से हैं। बहुत ही आसान प्रश्न, आप सभी जानते होंगे, श्री राजनाथ सिंह जो है भारत के रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्टर हैं। गृह मंत्री कौन है, काफ़ी आसान प्रश्न था, श्री अमित शाह जी जो है ये भारत के गृह मंत्री हैं। पहले जो बीजेपी में ये अध्यक्ष थे, फिर अभी इनको गृह मंत्री बना दिया गया है जब मोदी जी का सेकंड टेनर आया। वर्तमान में सड़क परिवहन और राज्य मंत्री, ये काफ़ी दिनों से सड़क परिवहन मंत्री बने हुए, और काफ़ी अच्छा काम इन्होंने किया है। पहले बीजेपी के अध्यक्ष थे श्री नितिन जयराम गडकरी, इनका पूरा नाम है, गुजरात से संबंधित है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे इनके अंतर्गत आता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है, तो श्री नरेंद्र तोमर जी हैं, काफ़ी दिनों से बने हुए हैं ये भी। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, कृषि कल्याण विकास मंत्री ये हैं। जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है, तो आपको इसमें से कैसे छांटना है, आपको देखना है कि कौन सा जो नाम है वो जनजातीय नाम है, यानी एसटी कैटेगरी से है। तो श्री अर्जुन मुंडा जी जो हैं ये झारखंड से हैं, और ये जनजातीय मामलों के मंत्री बनाए गए हैं, काफ़ी दिनों से हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर भी आपसे पूछ ले तो भी श्री अर्जुन मुंडा ही होंगे जनजातीय मंत्री। वर्तमान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है, पिछले प्रश्न में मैंने बताया था और ये पूछा गया था। तो श्री पीयूष गोयल जी जो है वर्तमान में वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन्हीं के अंतर्गत आता है। तो आप हमारे साथ इतने दूर तक आए, इसका मतलब वीडियो पसंद आया, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा जो भी इसकी तैयारी कर रहे हो। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सबका दिन शुभ हो।